हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक होता है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये अलग अलग भी हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम अभी तक बात कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट और इरिडीमेबल डेट। बोथ कंडीशंस में हम कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी से हमने फंड रेजिंग की है तो उसकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको बेसिकली बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिकली इसमें थ्योरेटिकल है नहीं कुछ समझने लायक। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही एक पार्ट है, यानी कि जनरल टर्म्स में हम बात करें तो इक्विटी फंड को एक्वायर करने के लिए, इक्विटी फंड को रेज करने के लिए जितना भी हमारे एक्सपेंसेस है, जितनी जो कॉस्ट हमको देनी पड़ती है, वही हमारी जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। और यहाँ पे लिखा गया है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू नो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी share capital because the rate of dividend is not fixed on equity share and even it is not necessary to pay dividend। आप सभी को पता है, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका नंबर हर चीज़ में सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि ये हमारे रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। और हमेशा जब हम अपने डेट का पेमेंट कर लेते हैं, डेट का पेमेंट करने के बाद जो हम प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करते हैं, उसके बाद ही इनका नंबर आता है इक्विटी का। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स को पेमेंट के अलावा भी और तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, या जिनको हम बोलते हैं कि राइट्स होते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। जैसे जैसे अलग अलग तरह के जो ऑनर्स को राइट होते हैं बेसिकली। तो इसीलिए यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का जो हिस्सा होता है वो सबसे लास्ट में प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर बेसिकली यही चीज़ कही गई है कि हमें जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी होती है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ जो प्रेफरेंस शेयर है, इसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करेंगे, उसकी मेथड को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम कभी डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स नहीं रहता। ठीक है, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकती है, और कंपनी को कभी प्रॉफिट ना हुआ, लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं भी दिया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसका क्वाइट डिफ़िकल्ट ये होता है हमारा, एज़ कम्पेयर्स टू डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेथड्स इसकी हैं जिनको बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए तीन तरह की मेथड हमारे पास होती हैं। पहला होता है डिविडेंड यील्ड मेथड, सेकंड होता है हमारा अर्निंग यील्ड मेथड, थर्ड होता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिविडेंड यील्ड में हमें बेसिकली डिविडेंड यहाँ पे गिवन होता है। ठीक है, देखो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी क्या करेगी, जब आपका कोई भी कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो हम ले लेते हैं, चलो ईबीटी मान लेते हैं। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट मान लो, चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। ठीक है, नेट प्रॉफिट के दो पार्ट किए जाएंगे, या तो वन पार्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ एज अ डिविडेंड यहाँ पे दे दिया जाएगा, और दूसरा पार्ट रिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, कंपनी के अंदर रिटेन कर लिया जाएगा। तो अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है, ठीक है, कंपनी डिविडेंड पे कर देती है, तो वो आपका किस मेथड में आएगा, डिविडेंड यील्ड मेथड के अंदर आ जाएगा। अगर कंपनी उसको रिटेन कर लेती है, पैसे को रिटेन करने के बाद कंपनी का ये नहीं है कि वो अपने पास, उसने रिटेन कर लिया तो वो पैसा अपने पास ही रखेगी। रिटेन करने का हमारा बेसिकली कंपनी का मतलब होता है कि वो कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न मिलेगा उससे हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो उस पैसे से हमारे शेयर होल्डर की जो बेसिकली वेल्थ का मतलब होता है मार्केट प्राइस, हमारे शेयर्स की इंक्रीज होगी। तो अगर हमारा जो प्रॉफिट है, कंपनी ने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारा फर्स्ट मेथड होगा डिविडेंड यील्ड मेथड, क्योंकि डिविडेंड हमने बेसिकली उनको दे दिया गया है। और सेकंड, अगर रिटेन किया और रिटेन करने के बाद कंपनी उसको क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, तो उससे उसको क्या होगी, अर्निंग होगी। ठीक है, रिटर्न जो भी मिलेगा उसको बोलेंगे अर्निंग। तो सेकंड मेथड हमारा अर्निंग यील्ड मेथड होता है। थर्ड हमारा होता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, यानी कि यहाँ पे डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और साथ ही यहाँ पे कुछ एनुअल ग्रोथ यहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे 10% का डिविडेंड इस ईयर दिया गया है, तो इसमें 5% का नेक्स्ट ईयर ग्रोथ होती है, तो आप उसमें ऐड कर लेंगे 5%, तो वो ग्रोथ रेट हो गया। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इतना ग्रोथ रेट इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड का। तीनों मेथड यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आता है डिविडेंड यील्ड मेथड। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो उसमें जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट होती है, कॉस्ट ऑफ डेट होती है, उसमें ही सबसे पहले बिफोर टैक्स निकलता है। यानी कि जब हम निकालेंगे तो बिफोर टैक्स निकालेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट को, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट के केस में। बाकी की जितनी भी हमारी कॉस्ट हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, चाहे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, या चाहे हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, ये सब हमारी सबसे पहले इसमें आप निकालोगे कॉस्ट आफ्टर टैक्स पहले निकालोगे, उसके बाद जाके आपका बिफोर टैक्स निकलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। कॉस्ट ऑफ डेट में सबसे पहले हम फॉर्मूले में निकाल रहे थे कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, और उसके बाद 1 - t को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो कॉस्ट ऑफ टैक्स आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा था, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, कॉस्ट ऑफ जो भी आप निकालोगे इक्विटी या प्रीफरेंस या रिटेन्ड अर्निंग, आफ्टर टैक्स पहले निकालोगे, और उसके बाद जब आप 1 - t से इसको डिवाइड कर दोगे, यानी कि बेसिकली 1/1 - t से आपको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ जो भी आप निकालोगे इक्विटी या प्रीफरेंस या रिटेन्ड अर्निंग बिफोर टैक्स निकल जाएगा। पहले का फॉर्मूले से आप आफ्टर टैक्स निकालोगे और उसके बाद जाके आपके पास बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे जो हमारा कॉस्ट शीट होती है, कॉस्ट शीट में क्या होता है हमारे पास, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। ठीक है, S - BC हमारे पास क्या निकल गया है, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, EBIT। ठीक है, EBIT निकल के आता है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट हम कब करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट किस पे देंगे हम, डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है ना, डिबेंचर के केस में हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, इसीलिए यहाँ पे EBIT के बाद EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि बिफोर टैक्स हम डेप्ट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया तो उसके बाद आता है EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट का हम पेमेंट कर चुके हैं, इसीलिए हमने क्या लिया था, डेट के केस में बिफोर टैक्स को पहले लिया था। ठीक है, क्योंकि टैक्स का पेमेंट हम इंटरेस्ट करने के बाद करेंगे। ठीक है ना, एक बार फिर समझा देता हूँ। सेल्स हमारा होता है, उसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं और हमारे पास निकल के आता है कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आता है EBIT के बाद आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो आपके पास निकलते आता है EBT। ठीक है, EBT के बाद आप टैक्स का पेमेंट करते हो तो आपके पास आएगा EAT। ठीक है, EAT के बाद आपको प्रीफरेंस को और इक्विटी को देना होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट, EBIT में से इंटरेस्ट तो EBT, उसके बाद टैक्स का। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो कब से, टैक्स से पहले किया है। ठीक है, टैक्स से पहले किया है, इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट जब हम निकालते हैं KD तो बिफोर टैक्स निकालते हैं सबसे पहले। जबकि आप जब प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स की यहाँ पे बात करते हो, ये टैक्स के बाद आता है। जब हमने फाइनल टैक्स का पेमेंट कर दिया तो ये टैक्स के बाद इसका पेमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा आपका आफ्टर टैक्स पहले निकलेगा, क्योंकि टैक्स का पेमेंट हम यहाँ पर टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसमें से हम इक्विटी और प्रेफरेंस को बांटेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, ये ध्यान देने वाली बात थी। तो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, DPS
डिवाइडेड बाई एम पी इंटू 100। अब DPH क्या है? DPH का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है, और डिवाइड करोगे किससे? मार्केट प्राइस, MP मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। किससे कहा? DPS डिविडेंड पर शेयर, MP मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंटू 100। इससे आपका क्या निकल जाएगा? KE आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, आफ्टर टैक्स पहले आएगा। अगर उसके बाद आप बेसिकली जो DPS और MP आपने निकाला और 100 है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 1/1 माइनस टी से। इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स। ठीक है, पहले हम क्या करते थे? कॉस्ट ऑफ डेट, और इसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। कॉस्ट ऑफ डेट में हम क्या करते थे? 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते थे आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा आ रहे हैं, ठीक है, बैक आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, सिंपल सा है। आफ्टर टैक्स का है DPH डिवाइडेड बाई MP इंटू 100, और अगर आपको आप बिफोर टैक्स चाहिए तो आप 1/1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। दूसरी बात आती है अर्निंग यील्ड मेथड की। अर्निंग यील्ड मेथड में भी आप सिंपल सा है, जो आपने DPS किया था, यहाँ पे डिविडेंड बांटा था, लेकिन यहाँ पे आपको अर्निंग होगी तो EPS आ जाएगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंटू 100। पहले क्या था? DPS था, यहाँ पे क्या है? EPS है। डिविडेंड पर शेयर के बदले क्या हो जाएगा हमारे पास? EPS, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंटू 100। ये कब आ गया आपका? KE आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये आफ्टर टैक्स का है। उसके बाद बिफोर टैक्स करेंगे तो जैसे पहले किया था वैसे ही 1/1 माइनस टी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे होल को, क्योंकि ये 1/1 माइनस टी है। बाकी का जो फॉर्मूला है सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से आप देख सकते हो एक बार। KE आफ्टर टैक्स आया, EPS डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंटू 100, और जब आपको बिफोर टैक्स निकालना है तो 1/1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे दिया भी हुआ है। KE आपका है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, DPS है डिविडेंड पर शेयर, EPS है अर्निंग पर शेयर, MP है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, T आपका आ जाता है टैक्स। जो 1 माइनस टी आपने बोला है वो टैक्स है। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने मेरी पुरानी कॉस्ट ऑफ डेट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लें, तब आपके समझ में कॉन्सेप्ट आसानी से आ जाएगा। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आप उसमें जाकर देखेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी वीडियो विथ न्यूमेरिकल सॉल्व वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी हमारे सेकंड मेथड की, अर्निंग यील्ड मेथड की। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ। ठीक है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ। इसमें क्या दिया रहेगा आपको? एक फिक्स रेट आपका ग्रोथ का दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला वही है DPS, क्योंकि डिविडेंड तो मिल ही रहा है इसमें, लेकिन ग्रोथ हो रही है साथ में, तो DPS डिवाइडेड बाई MP और इंटू 100 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। बाकी का फॉर्मूला सेम टू सेम है, पहले की तरह ही एज इट इज़ है, बस यहाँ पे ये ग्रोथ, G फॉर आपका ग्रोथ, कितना आपका ग्रोथ है उसमें, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाकी का फॉर्मूला आप देखोगे पहले की तरह सेम है। और अगर बिफोर, ये आपने आफ्टर टैक्स निकाला है, अगर इसको बिफोर टैक्स आपको करना है तो आपको करना क्या है? ये इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास KEBT यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स आपके पास निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हो, पहले की तरह ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा? ग्रोथ रेट यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी फॉर्मूलेज की, ये तीनों मेथड की फॉर्मूले की। अब इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड हमारे पास है डिविडेंड यील्ड मेथड का। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हो। वाई लिमिटेड ऑफर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज at a premium of 10%. The company has to pay underwriting commission at the rate 5%. The rate of dividend expected by the equity shares in
20%, द मार्केट प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर इज ₹15, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमको, हमें फाइंड करने पड़ेंगे कि हमारे काम की इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, ठीक है, उस चीज़ को ढूंढना, यही क्वेश्चन सबसे मेन आंसर आपका है, बाकी तो फॉर्मूले में पुट ही करना है। तो डी देखिए यहाँ पे, डिविडेंट आपको कितना दिया है, 20% दिया है, 20% आपको दे रखा है। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर होल्डर आपके शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सपेक्टेड, ये देखो डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इन 20%। तो 20% मतलब आपका 100 के टर्म्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, ₹2 पर शेयर हो गया, ₹2 पर शेयर, यानी कि 20% यानी कि ₹2 पर शेयर, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखो पी, मार्केट प्राइस आपको दिया रहेगा, मार्केट प्राइस कितना है, ₹15 फॉर एग्जिस्टिंग शेयर। यहाँ पे दो टाइप के शेयर है, एक न्यू इश्यू शेयर होंगे, एक एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले के शेयर हैं वो दिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस फॉर एग्जिस्टिंग शेयर, यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस फॉर एग्जिस्टिंग शेयर इज ₹15। तो 15 हमारे क्या आ गया, एग्जिस्टिंग शेयर के लिए प्राइस आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यू इशू के शेयर्स के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो शेयर्स हैं, शेयर ₹10 ईच है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि प्रीमियम पे भी इशू किया गया है, ठीक है। एक तो एग्जिस्टिंग शेयर है, जो पहले के शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट हमें बतानी है, एक न्यू शेयर्स जो इश्यू किए गए हैं प्रीमियम पे, उसकी भी कॉस्ट है हमें बतानी है इक्विटी की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखा मार्केट प्राइस किसके लिए, जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए तो ₹15 है, ठीक है, और जो दूसरा आपने प्रीमियम पे इश्यू किया हो उसका कितना आ जाएगा, देखो 10 तो आपके जो फेज उसकी कॉस्ट थी, जो आपकी फेस वैल्यू है उसकी है, और यहाँ पे देखो 5% का उसने अंडर राइटिंग कमीशन भी पे किया है, अंडर राइटिंग कमीशन पे किया है। और पिछली वीडियो में मैंने सारी वीडियो में ये क्वेश्चन कराए हैं जिसमें आपको फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको माइनस करनी है, अंडर राइटिंग कमीशन भी उसी फ्लोटेशन कॉस्ट का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो 5% आपको माइनस करना है, 10 का 5% आप करेंगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 10 था प्लस 10% प्रीमियम पे किया है उसने, 10% मतलब देखो 10 तो उसकी फेस वैल्यू थी, ठीक है, उसने क्या किया 10% प्रीमियम पे, प्रीमियम का मतलब ज़्यादा पर, 10 का 10%, तो कितना आया हमारे पास, ₹1 आ जाता है। तो टोटल कितना हो गया, ₹11 हो गया, 10 तो उसकी फेस वैल्यू थी और ₹1 उसके प्रीमियम का हो गया। माइनस कर देंगे इसमें से अंडर राइटिंग कमीशन जो हमारा 5% है, ठीक है, 5% हमारा कितना होता है, 0.5 हो जाता है। तो आपका प्राइस कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस ये आपका आ जाएगा 10.50 फॉर न्यू इशू शेयर्स, इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फॉर्मूला हमें पता ही है, के इक्वल टू होता है हमारा डिविडेंड, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो DPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो DPS हमारा ₹2 है और 100 आपको कर दिया, नीचे आपका कितना मार्केट प्राइस है, ₹15 है एग्जिस्टिंग के लिए। और न्यू इशू के लिए हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट प्राइस आपका चेंज हो जाएगा, 10.50 हो जाएगा और आपका आंसर 19.05 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतना तो सही है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आपने प्रीमियम प्लस किया है और कमीशन को माइनस किया है, तब जाके आपका ये आंसर आया। ये बात थी हमारे किसके, डिविडेंड यील्ड मेथड की। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे किसकी, अर्निंग यील्ड की। अर्निंग यील्ड में आपको अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बेसिकली गिवन होगा या हमें वो कैलकुलेट करना होगा। तो ए लिमिटेड इज अर्निंग करेंटली 1 lakhs, it has issued 10,000 shares of ₹100 is fully paid, the market price of the shares is ₹160, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे डिविडेंड का कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पे किया गया है इक्विटी शेयर्स का जो प्राइस है और नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर, यानी कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकालोगे, तो आपका टोटल अर्निंग जो है उसको नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर से भाग दे दोगे तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास देखो हमारे पास टोटल अर्निंग कितनी है, 1 लाख रुपीज़ की अर्निंग है और टोटल शेयर्स हमारे पास कितने इशू किए हैं, 10,000 शेयर इशू किए हैं। तो हमारे पास ₹10 का क्या आ गया, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कितना रुपया, ₹10, ठीक है। तो ये हमारे पास EPS निकल के आ गया। मार्केट प्राइस आपको गिवन दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 160, तो ये 160 आ गया।
बस फॉर्मूले में पुट करना है। ई की जगह में आप EPS भी कर सकते हो, EPS डिवाइडेड बाई P इंटू 100, या MP भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आया हमारा, 10 निकल के आया, ये 10, और मार्केट प्राइस कितना है, 60 है, 160 इंटू 100, तो आपके पास कितना आ गया, 06.25 आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। तो ये बात रही आपकी किसकी, अर्निंग यील्ड मेथड की, जो ये वाला मेथड है, ठीक है। अब लास्ट हमारा एक मेथड और बचता है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। इसमें आपको ग्रोथ रेट भी दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द एवरेज रेट ऑफ द डिविडेंड पेड बाई वाई लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर ये 25,000, ठीक है। डिविडेंड का आपको रेट दे रखा है 25,000 है, 25% है, सॉरी। द अर्निंग ऑफ द कंपनी हैव रिकॉर्ड ए ग्रोथ रेट ऑफ द 4% पर एनम, यानी कि यहाँ पे अर्निंग में ग्रोथ रेट दे रखा है जो कि आपका 4% पर एनम पर ईयर का है, ठीक है, एवरी ईयर का। द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज एस्टिमेटेड टू बी ₹110, यानी कि मार्केट प्राइस कितना दिया है, 110 रुपीज़ दिया गया है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मार्केट प्राइस दिया है, वो तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, 110 का। और डिविडेंड क्या बोल रहा है, 25%। 25% किस पे निकालेंगे हम, जो शेयर्स का रेट है, ठीक है। आपका शेयर्स का रेट क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एवरेज रेट ऑफ द डिविडेंड पे बाय वाई लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 ईयर 25%, ठीक है, 25% बोल रहा है। और 25% यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 25% का मतलब अब 100 को हम मान के चल रहे हैं, 100 पे हम लेके चल रहे हैं, तो 100 का 25% यहाँ पे बोल रहा है बेसिकली। तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 25 रुपीज़ पर शेयर हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो, और क्या दिया है, ग्रोथ रेट दे रखा है, ग्रोथ रेट 4%, ठीक है, यहाँ पे 4 हमारे पास ग्रोथ रेट हो जाता है, ठीक। 100 का 100 मान के एस्टिमेशन हमारा 100 का है, तो 100 के बेसिस पे ही हम ले रहे हैं, 100 का 4% आपको 4 ही यहाँ पे मिलेगा। तो के ही हमारे पास कितना निकल के आता है, डिविडेंड आपके पास कितना दिया गया है 25, और हमारे पास 100 मल्टीप्लाई होता है नीचे, मार्केट प्राइस 110 है, आपको बेसिकली क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है। और ग्रोथ रेट आपका है 4, जो कि आपका 4% था, ठीक है। तो आपका फॉर्मूले में आप पुट करते हो, तो बेसिकली इसको पहले सॉल्व कर लेना, फिर इसमें प्लस आप 4 कर देना। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना है, 22.73 आता है हमारे पास, और इसमें हम कितना प्लस कर देंगे, 4 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 26.73। तो इस तरह से हमारे ये 3 मेथड हैं। तीनों मेथड में डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक में हमें डिविडेंड अगर दिया रहेगा तो हम डिविडेंड यील्ड मेथड का यूज़ करेंगे। अगर उसमें अर्निंग पर शेयर या नंबर ऑफ द शेयर्स और आपके साथ अर्निंग यहाँ पे दी होगी तो हम निकाल लेंगे उसमें अर्निंग पर शेयर, और तो निकालेंगे उस पर अप्लाई करेंगे हम अर्निंग यील्ड मेथड। थर्ड हमारा, अगर ग्रोथ रेट कहीं पे डिविडेंड और ग्रोथ रेट दोनों यहाँ पे गिवन है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, ठीक है। आई होप कि क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तब जाके एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ फिर, तब तक आप कीप वॉचिंग, गुड बाय।